हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मेरे यूट्यूब चैनल पर आप लोग का बहुत बहुत स्वागत है। डियर स्टूडेंट्स, आज से हम लोग एजुकेशन 6 सेमेस्टर के सिलेबस का अध्ययन भी करेंगे, जिसमें मैं आप लोगों को शिक्षा शास्त्र विषय को अध्ययन कराऊंगा। तो इसमें हम लोग जो शिक्षा शास्त्र विषय का 6 सेमेस्टर का सिलेबस है वो आप लोग को पता है कि 2 पेपर में विभाजित है। तो इन दोनों पेपरों का अध्ययन मैं आप लोगों को क्रम वाइज कराऊंगा और इसको मैं सिलेबस के आधार पर ही आपको कराऊंगा। तो चलिए आइए देख लेते हैं सबसे पहले कि 6 सेमेस्टर के शिक्षा शास्त्र विषय का सिलेबस क्या है। हाँ, देखिए, जैसा कि देखिए आप लोग को पता है कि जो सेमेस्टर सिस्टम है वो उत्तर प्रदेश के जितने भी यूनिवर्सिटीज में लागू हो चुका है, वहां का ये कॉमन सिलेबस, यानी हर विश्वविद्यालय में ये सिलेबस आपको सेम मिलेगा जहां पर सेमेस्टर प्रणाली लागू है। जहां पर वार्षिक वाला व्यवस्था है, एनुअल सिस्टम है, वहां पर सिलेबस है यही, लेकिन उसका जो है विभाजन आगे पीछे है। तो आप लोग जितने भी सेमेस्टर वाले स्टूडेंट होंगे जो सेमेस्टर प्रणाली से ग्रेजुएशन कंप्लीट कर रहे हैं और उनका एक विषय शिक्षा शास्त्र है, तो ये उनके लिए उपयोगी होगा। तो चलिए सबसे पहले हम लोग एक एक करके सिलेबस देखते हैं। देखिए, जैसे इसका सिलेबस 2 पेपर में डिवाइड है और दोनों पेपर में थ्योरी और प्रैक्टिकल दोनों मिलाकर है। तो सबसे पहले हम लोग जो थ्योरी वाला पार्ट है उसको देखते हैं और इसका नाम क्या है सबसे पहले ये जान लेते हैं। तो देखिए, जो 6 सेमेस्टर का एजुकेशन का सिलेबस है उसके पेपर 1 का जो नाम है, देखिए, एजुकेशनल एडमिनिस्ट्रेशन एंड मैनेजमेंट, यानी शैक्षिक प्रशासन एवं प्रबंधन। इसका पेपर का नाम है शैक्षिक प्रशासन एवं प्रबंधन। ये आप लोगों को पता रहना चाहिए, हमेशा याद रहना चाहिए, क्योंकि आप लोगों ने देखा है कि जब भी एग्जामिनर कोई आया है आपके एग्जाम में, तो देखिए उसने सबसे पहले आपसे यही पूछा है कि आपने कौन कौन सा पेपर इस सेमेस्टर में पढ़ा है, उसका नाम बता दीजिए। तो ये आपको पता होना चाहिए, यानी पेपर का नाम है शैक्षिक प्रशासन एवं प्रबंधन। अब देखिए, इसमें 8 यूनिट में सिलेबस डिवाइड है, ऐसा आप लोगों को पहले से पता है क्योंकि मैंने आप लोगों को क्लास में पढ़ाया था कि ये सिलेबस 8 पार्ट में होता है। देखिए, सबसे पहला जो यूनिट है उसमें देखिए हम लोग को सबसे पहले पढ़ना है एजुकेशनल ऑर्गेनाइजेशन, यानी शैक्षिक संगठन क्या होता है। इसमें हम लोग को पढ़ना है शैक्षिक संगठन के बारे में। शैक्षिक संगठन किसे कहते हैं, ये कितने प्रकार के होते हैं। देखिए, शैक्षिक संगठन का क्या अर्थ होता है, ये कितने प्रकार के होते हैं और शैक्षिक संगठनों की क्या विशेषताएं होती हैं, ये पढ़ना है आपको यूनिट 1 में। उसके बाद देखिए यूनिट 2 है, जो उसका नाम है एजुकेशनल एडमिनिस्ट्रेशन, यानी यह है शैक्षिक प्रशासन। वो था शैक्षिक संगठन और यह है शैक्षिक प्रशासन। इसमें देखिए सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि शैक्षिक प्रशासन का अर्थ क्या होता है, इसकी क्या अवधारणा है, शैक्षिक प्रशासन कितने प्रकार का होता है, और फिर इसमें हम लोग देखेंगे कि शैक्षिक प्रशासन और प्रबंधन एक दूसरे से कैसे संबंधित है, इनमें क्या संबंध है, इनमें क्या अंतर है, ये एक दूसरे से किस प्रकार से अलग है। उसके बाद हम लोग देखेंगे शैक्षिक प्रशासन के विभिन्न प्रकार के सिद्धांत क्या हैं, किस प्रकार से विभिन्न सिद्धांतों के आधार पर शैक्षिक प्रशासन चलाया जाता है, और फिर इसमें हम लोग देखेंगे प्रशासनिक दक्षता किसे कहते हैं। तो ये इस यूनिट में पढ़ना है। उसके बाद देखिए जो तीसरा यूनिट है उसमें हम लोग को पढ़ना है डेवलपमेंट ऑफ एजुकेशनल एडमिनिस्ट्रेशन एंड मैनेजमेंट, यानी शैक्षिक प्रशासन एवं प्रबंधन का विकास। इसमें हमको पढ़ना है शैक्षिक प्रशासन एवं प्रबंधन का विकास किस प्रकार से होता है, ये पढ़ना है हमको, शैक्षिक प्रशासन एवं प्रबंधन का विकास। इसमें देखिए हम लोग को पढ़ना है क्लासिकल स्कूल क्या होते हैं, यानी शास्त्रीय स्कूल क्या होते हैं विभिन्न प्रकार के, नव क्लासिकल स्कूल क्या होते हैं और नव प्रबंधन क्या होता है। तो इस चीज को हमको इस यूनिट में पढ़ना है। उसके बाद देखिए
चौथे यूनिट में हमको पढ़ना है फंक्शंस ऑफ एजुकेशनल एडमिनिस्ट्रेशन, यानी शैक्षिक प्रशासन का कार्य। शैक्षिक प्रशासन के कार्य क्या है, इसमें देखिए जो शैक्षिक प्रशासन का कार्य होता है उसको शॉर्टकट में देखिए पोस्ट कार्य के नाम से जाना जाता है। इसको देखिए कई भागों में बांट के अलग अलग से पढ़ना है, जिसमें देखिए P का मतलब क्या होता है, O का मतलब क्या होता है, S का मतलब क्या होता है, D का मतलब क्या होता है, C का मतलब क्या होता है, O का मतलब क्या होता है, R का मतलब क्या होता है और B का मतलब। इसको हम लोग एक एक करके देखेंगे। जैसे देखिए P का मतलब होता है प्लानिंग, O का मतलब होता है ऑर्गेनाइजिंग, फिर S का मतलब होता है स्टाफिंग। तो इसी प्रकार से इसको हम लोग अलग अलग से करके देखेंगे और लास्ट में होता है बजटिंग। तो ये क्या है, इसका कैसे कार्य होता है, ये हम लोग देखेंगे। इसके बाद देखिए जो 5वां यूनिट है उसका देखिए नाम है लीडरशिप, यानी नेतृत्व। नेतृत्व क्या होता है, नेतृत्व किसे कहा जाता है। इसमें देखिए इसका हम लोग अर्थ देखेंगे, इसकी प्रकृति देखेंगे, विभिन्न प्रकार के लीडरशिप यानी नेतृत्व के तरीके देखेंगे क्या क्या होते हैं, और फिर इसमें हम लोग देखेंगे केंद्रीकृत नेतृत्व और विकेंद्रीकृत नेतृत्व क्या होता है, और फिर इसी में लास्ट में देखेंगे हम लोग डिसीजन मेकिंग, यानी निर्णयन क्या होता है, निर्णय किस प्रकार से लिया जाता है, ये पढ़ेंगे हम लोग इस यूनिट में। उसके बाद देखिए 6ठा यूनिट जो है उसका नाम देखिए क्या है, एजुकेशनल प्लानिंग, यानी इसका नाम है शैक्षिक नियोजन, यानी शिक्षा से संबंधित किस प्रकार से प्लानिंग की जाती है, ये क्या होता है। देखिए सबसे पहले इसमें हम लोग इसका अर्थ देखेंगे, इसकी प्रकृति देखेंगे, उसके बाद अप्रोचेस ऑफ एजुकेशनल प्लानिंग, यानी शिक्षा से संबंधित जो प्लानिंग की जाती है उसकी किस प्रकार से पहुंच है, कैसे इसको किया जाता है, इसके लिए क्या क्या चीजें रिक्वायर्ड होती हैं, ये सारे चीजें हम लोग इसमें देखेंगे। इसके बाद देखिए जो अगला यूनिट है उसका नाम है एजुकेशनल फाइनेंस, यानी शैक्षिक वित्त। शैक्षिक वित्त का मतलब कि शिक्षा से संबंधित जो पैसे का व्यवस्था है या शैक्षिक फाइनेंशियल यानी वित्तीय कार्य कैसे किया जाता है, शिक्षा से संबंधित क्षेत्र में वित्त का क्या कार्य है, क्या योगदान है। इसमें देखिए इसके पहले इसको अर्थ देखेंगे, फिर इसकी क्या उपयोगिता है, इसका क्या विशेषता है, इसका क्या महत्व है, ये देखेंगे, और फिर इसमें जो वित्त का सोर्स कहां से यानी स्रोत क्या होता है, शिक्षा के क्षेत्र में वित्त कहां से आता है, कौन पैसे देता है, कौन खर्च करता है, कौन इसकी व्यवस्था करता है, ये सारी चीजें हम लोग इस यूनिट में देखेंगे। उसके बाद देखिए जो 8वां यूनिट है वो है शैक्षिक सुपरविजन, यानी शैक्षिक पर्यवेक्षण क्या होता है, ये क्या होता है, इसका अर्थ क्या होता है। देखिए शैक्षिक पर्यवेक्षण सुपरविजन ये क्या होता है, इसका क्या महत्व है। देखिए सबसे पहले इसका अर्थ, इसकी प्रकृति और इसका महत्व देखेंगे। उसके बाद फिर हम लोग देखेंगे कि निरीक्षण और पर्यवेक्षण दोनों में क्या अंतर है, ये दोनों एक दूसरे से कैसे संबंधित हैं, और फिर विभिन्न प्रकार के शैक्षिक पर्यवेक्षण कौन कौन से होते हैं। तो ये हमारा जो है पहले पेपर का 8 यूनिट का सिलेबस था। अब देखिए हम लोग जो सेकेंड पेपर है उसका भी सिलेबस देख लेते हैं। देखिए सेकेंड पेपर का सबसे पहले नाम देख लेते हैं। उसका नाम देखिए क्या है, माइलस्टोन्स एंड न्यू डायमेंशंस ऑफ इंडियन एजुकेशन, यानी भारतीय शिक्षा व्यवस्था के मील के पत्थर और नए अवधारणाएं, नए जो है आयाम, इसको हम लोग इस तरीके से जानेंगे। और मील का पत्थर देखिए आप लोगों को पता है कि यह एक मुहावरा वाला शब्द है, यानी मील का पत्थर का मतलब हो गया कि भारतीय शिक्षा व्यवस्था में कौन कौन सी महत्वपूर्ण उपलब्धियां हैं और इसके क्या क्या आयाम हैं, इसको हमको इस पेपर में पढ़ना है। तो देखिए इसको भी देखिए 8 यूनिट में उसी प्रकार से विभाजित किया गया है जैसे हर पेपर में था। तो देखिए सबसे पहले इस यूनिट में, पहले यूनिट में हमको क्या क्या पढ़ना है, कुछ महत्वपूर्ण योजनाएं हैं
परियोजनाएं हैं जो अपने देश में शिक्षा से संबंधित सरकारों के द्वारा चलाई गई हैं, उन्हीं के बारे में हमको पढ़ना है। तो देखिए इसमें सबसे पहले हमको पढ़ना है आईसीडीएस। आईसीडीएस का फुल फॉर्म क्या होता है? देखिए, समन्वित बाल विकास प्रणाली यानी इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट सिस्टम, ये हमको पढ़ना है। उसके बाद देखिए इसमें एसएसए यानी सर्व शिक्षा अभियान। उसके बाद देखिए मिड डे मील यानी मध्याह्न भोजन योजना के बारे में पढ़ना है। इसके बाद इसमें देखिए हमको आरएमएसए राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान पढ़ना है। उसके बाद देखिए रूसा के बारे में पढ़ना है यानी राष्ट्रीय उच्च शिक्षा अभियान पढ़ना है। उसके बाद देखिए इसमें नेशनल मिशन ऑन एजुकेशन थ्रू आईसीटी, जिसको शॉर्टकट में देखिए NMEICT कहा जाता है। उसके बाद हमको पढ़ना है देखिए RTE यानी राइट टू एजुकेशन। इसके बाद देखिए एक और सरकार के द्वारा योजना लाई गई थी, पंडित मदन मोहन मालवीय नेशनल टीचर ट्रेनिंग। ये सब जो है हमको इस यूनिट में पढ़ना है। उसके बाद देखिए जो है अगला यूनिट है, इसमें हमको पढ़ना है जो है कि एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन ऑफ इंडिया में महत्वपूर्ण जो माइलस्टोन है, महत्वपूर्ण जो भारत में शिक्षा प्रदान करने वाले केंद्र थे प्राचीन काल में, वो किस प्रकार से थे और इस समय भी कौन कौन से ऐसे क्षेत्र हैं। देखिए यहां था मेन प्रोग्राम एंड स्कीम यानी मुख्य प्रोग्राम एवं योजनाएं। ये हमारे देश में शिक्षा व्यवस्था में सुधार के लिए किस प्रकार से उपयोगी हैं और इनका कब सरकारों के द्वारा नियोजन किया गया। इसके बाद देखिए इसमें हम लोग को पढ़ना है भारत के महत्वपूर्ण शैक्षिक संस्थान, जिसमें देखिए सबसे पहले हमको पढ़ना है शांति निकेतन के बारे में। उसके बाद पढ़ना है वनस्थली विद्यापीठ के बारे में। उसके बाद पढ़ना है चित्रकूट ग्रामोदय विश्वविद्यालय के बारे में। उसके बाद पांडिचेरी आश्रम के बारे में। उसके बाद नवोदय विद्यालय के बारे में। आप देखिए अगला यूनिट है, इसका देखिए नाम क्या है, एजुकेशनल टेक्नोलॉजी यानी शैक्षिक तकनीकी। शिक्षा के क्षेत्र में तकनीकी का उपयोग किस प्रकार से किया जाता है और यह किस प्रकार से उपयोगी है। देखिए सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि आईसीटी का अर्थ क्या होता है, यानी सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी का अर्थ क्या होता है, यह कितने प्रकार की होती है, इसकी क्या अवधारणा होती है, शिक्षा में इसकी क्या आवश्यकता है। फिर उसके बाद हम लोग देखेंगे कि आईसीटी एंड एजुकेशन का क्या रिलेशन है, आपस में ये कैसे संबंधित हैं। फिर उसके बाद देखेंगे कि शैक्षिक तकनीकी तक किस प्रकार से पहुंच स्थापित की जानी चाहिए, कितनी पहुंच है अपने देश में लोगों के पास। उसके बाद लास्ट में इसमें इस यूनिट में पढ़ेंगे कंप्यूटर और इंटरनेट का क्या योगदान है शिक्षा के क्षेत्र में और यह शिक्षा को किस प्रकार से प्रभावित करता है। तो ये हम लोग को तीसरी यूनिट में पढ़ना है। उसके बाद देखिए चौथी यूनिट में हमको पढ़ना है इनिशिएटिव एंड इनोवेशन, यानी शिक्षा से संबंधित क्या हमारी शुरुआत की गई है, पहल की गई है और किस प्रकार से नवाचार शिक्षा के क्षेत्र में अपने देश में हुए हैं। तो देखिए इस यूनिट का नाम है पहल एवं नवाचार। शिक्षा के क्षेत्र में किस प्रकार की नवीन पहल की गई है, नई शुरुआत की गई है और क्या क्या नया चीज अपने देश में लाया गया। इसमें देखिए सबसे पहले हमको पढ़ना है एजुसेट यानी एजुकेशनल सैटेलाइट क्या होता है, एजुकॉम का होता है यानी एजुकेशनल कम्युनिकेशन क्या होता है। इसमें हमको पढ़ना है मुक्स के बारे में, स्वयं के बारे में और विभिन्न प्रकार के ऑनलाइन अधिगम के जो रिसोर्स हैं उनके बारे में। उसके बाद फिर हमको पढ़ना है इसमें ई जर्नल क्या होता है, ई मैगजीन क्या होता है, यानी
इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से जो पत्र पत्रिकाएं होती हैं उनका शिक्षा में क्या योगदान है, वो कैसे उपयोगी हैं, उनका अध्ययन किसको करना चाहिए, क्यों करना चाहिए। उसके बाद फिर इसमें पढ़ेंगे एनएडी के बारे में, और इसका फुल फॉर्म देखिए होता है नेशनल एकेडमिक डिपॉजिटरी। उसके बाद देखिए इसमें पढ़ेंगे एनआईआरएफ के बाद यानी नेशनल इंस्टीट्यूशनल रैंकिंग फ्रेमवर्क क्या होता है। उसके बाद पढ़ेंगे ई पाठशाला के बारे में। तो ये था चौथा यूनिट। अब देखिए पांचवा यूनिट है सोसाइटल ट्रेंड्स एंड एजुकेशन, यानी सामाजिक प्रवृत्ति और शिक्षा, यानी शिक्षा का समाज में किस प्रकार से योगदान है, सामाजिकता शिक्षा से किस प्रकार से प्रभावित होती है। इसमें देखिए हमको पढ़ना है, देखिए सामाजिक प्रवृत्ति एवं शिक्षा, इसमें हमको पढ़ना है। देखिए इसमें हमको पढ़ना है इंक्लूशन यानी समावेशन, समावेशी शिक्षा किसे कहते हैं, मानवाधिकार, मूल्य और नैतिकता, और महिला सशक्तिकरण, यानी पांचवा यूनिट में हमको इन चीजों को पढ़ना है। उसके बाद देखिए छठवां यूनिट है कल्चरल ट्रेंड्स एंड एजुकेशन, यानी सांस्कृतिक प्रवृत्ति और शिक्षा, यानी संस्कृति के क्षेत्र में सांस्कृतिक प्रवृत्ति एवं शिक्षा, इसको पढ़ना। इसमें देखिए हमको पढ़ना है सोशल मीडिया क्या होता है, डेमोग्राफिक चेंज क्या होता है, ग्लोबलाइजेशन वैश्वीकरण क्या होता है, और शांति, यानी ये सब चीजें जो हैं शिक्षा से किस प्रकार से प्रभावित होती हैं और ये खुद शिक्षा को किस प्रकार से प्रभावित करती हैं। इन सारी चीजों के बारे में हमको इसमें पढ़ना है। इसके बाद देखिए जो सातवां यूनिट है एनवायरमेंट और इसके कंसर्न, यानी शिक्षा और पर्यावरण से संबंधित हमको इस यूनिट में पढ़ना है, यानी पर्यावरण एवं शिक्षा, ये हमको इसमें यानी पर्यावरण एवं शिक्षा से संबंधित किस प्रकार की हमें बातें ध्यान रखनी है, इससे संबंधित हमारे क्या अवधारणाएं हैं, इन सब चीजों को हमको इसमें पढ़ना है। तो सबसे पहले देखिए हम लोग को पर्यावरण के बारे में ही पढ़ना है, यानी पर्यावरण क्या होता है, इकोसिस्टम क्या होता है, पारिस्थितिकी क्या होती है, पर्यावरणीय प्रदूषण क्या होता है, ओजोन लेयर का क्षरण किस प्रकार से हो रहा है, इसमें फिर ग्रीन हाउस इफेक्ट क्या होता है, और वैश्विक तापन यानी ग्लोबल वार्मिंग क्या, यानी पर्यावरण से संबंधित विभिन्न प्रकार की अवधारणाओं और इसकी बेहतर समझ के बारे में हमको जानना है। और फिर अगले यूनिट में इसको शिक्षा से जोड़ देना है, यानी इन सारी चीजों का शिक्षा के क्षेत्र में किस प्रकार से योगदान है और पर्यावरण शिक्षा क्या होती है, पर्यावरण शिक्षा क्यों छात्रों को दी जानी चाहिए, विद्यालयों में पर्यावरण शिक्षा से संबंधित कक्षाओं का संचालन किस प्रकार से किया जाना चाहिए, इनका अपने देश में क्या महत्वपूर्ण योगदान है, और पर्यावरणीय जो समस्याएं हैं, पर्यावरणीय जो घटनाएं हैं, उससे लोगों को किस प्रकार से जागरूक करना चाहिए, ये सारी चीजें हम लोग को इसमें पढ़ना है। उसके बाद हम लोग को देखना है कि जो प्राकृतिक संसाधन है उसका कैसे संरक्षण किया जाना चाहिए, कैसे क्लास में स्कूल में बच्चों को इसके प्रति जागरूक किया जाना चाहिए, और फिर विभिन्न प्रकार के जो प्राकृतिक संसाधन है, जो नष्ट होने वाले संसाधन है, उनको किस प्रकार से बचाया जाना चाहिए, उनका किस प्रकार से संतुलित उपयोग किया जाना चाहिए। तो ये सारी चीजें हम लोग को पढ़नी है, जो है सेकेंड पेपर में 8 यूनिट में डिवाइड करके। तो इस प्रकार से देखिए हम लोगों ने थ्योरी का सिलेबस देख लिया। आप देखिए इसमें प्रैक्टिकल का भी सिलेबस मैं आप लोग को बता देता हूं। देखिए प्रैक्टिकल का जो सिलेबस है देखिए 2 भागों में विभाजित है। पता है कि 2 पेपर है तो प्रैक्टिकल भी 2 होगा। जैसे देखिए इसमें आप लोगों को एक जो है बनाना है कि किसी आंगनवाड़ी केंद्र पर जाना है और वहां से संबंधित रिपोर्ट तैयार करनी है, यानी वो आंगनबाड़ी केंद्र कहाँ पर है, उसकी स्थापना कब हुई थी, वहां पर कौन कौन से लोग हैं जो वहां पर शिक्षा बच्चों को प्रदान करते हैं, वहां के सुपरवाइजर कौन है, वहां तो सब कुछ बनाना है, और कौन कितने स्टूडेंट वहां पढ़ते हैं, कौन प्रकार की व्यवस्था है वहां पर, ये सब चीजें। उसके बाद देखिए इसमें एक और चीज बनाना है कि किसी सामाजिक, सांस्कृतिक और पर्यावरणीय कारक
से संबंधित समस्या जो है, यानी किसी पर्यावरणीय सांस्कृतिक समस्या का शिक्षा पर प्रभाव किस प्रकार से पड़ता है, इसके बारे में हमको बनाना है। ठीक, देखिए इसमें देखिए 3 यूनिट में इसको बांटा गया है, 4 यूनिट में बांटा गया। देखिए 3 और 4। सबसे पहले देखिए हमको समन्वित बाल विकास प्रणाली क्या होती है, इसका क्या अर्थ होता है, एक क्या है, इसका क्या योगदान है, ये बनाना है। उसके बाद देखिए आंगनबाड़ी के बारे में लिखना है, यानी आंगनबाड़ी क्यों लाई गई थी, इसका क्या स्ट्रक्चर होता है, इसका पर्यवेक्षण कौन करता है, इसकी क्या उपयोगिता है, इससे संबंधित क्या चुनौतियां हैं, ये लिखना है आपको। फिर उसके बाद लिखना है आपको इससे संबंधित महत्वपूर्ण जो अवधारणाएं हैं ये क्या है, इसके क्या क्या चरण होते हैं, एक किसी प्रकार का जो लेख होता है वो कैसे लिखा जाता है, कोई आर्टिकल किसी को लिखना है तो कैसे लिखा जाएगा, वो किन किन चरणों में लिखा जाएगा, नैतिकता क्या होती है, ये सब चीज लिखना है। उसके बाद देखिए सोर्सेस ऑफ लिटरेचर एंड देयर यूजेस, यानी इससे संबंधित जो साहित्य है वो कैसे हमें प्राप्त होगा और इसका क्या उपयोग किया जाना चाहिए। उसके बाद देखिए जो दूसरा प्रैक्टिकल का टाइटल है वो एक रिसर्च प्रोजेक्ट बनाना है आप लोग, इस पे एक रिसर्च प्रोजेक्ट बनाना है। और रिसर्च प्रोजेक्ट का देखिए जो टॉपिक है कि आपको किसी दूरस्थ शिक्षा केंद्र पर जाना है और वहां का जो प्रशासक होता है उसका इंटरव्यू लेना है और उससे संबंधित रिपोर्ट तैयार करनी है। उसके बाद फिर वहीं पर देखिए 5 छात्रों का इंटरव्यू लेना है जो किसी डिस्टेंस एजुकेशन से पढ़ रहे हैं या पढ़े हैं, उनका फिर आपको रिपोर्ट तैयार करना है। दूसरा इसमें आप कर सकते हैं कि किसी जो ऐसे बालक का इंटरव्यू लेना है और उससे संबंधित रिपोर्ट तैयार करनी है जो किसी आतंकवादी घटना का शिकार हुआ है, या वो बच्चा जो है अनाथ है, या फिर किसी ऐसे क्षेत्र में रहता है जो बहुत गरीब है और वह क्षेत्र ग्रामीण भी हो सकता है या शहरी क्षेत्र होता है। तो इस प्रकार से एक बच्चे का रिपोर्ट आपको तैयार करना है और वो बच्चा किस प्रकार से स्कूल नहीं जा पा रहा है और उसको स्कूल जाने में किस प्रकार की समस्या आ रही है। तो इन सारी चीजों से संबंधित आपको रिपोर्ट, चाहे आप इससे बना सकते हैं चाहे इससे बना, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो देखिए इस प्रकार से हम लोगों ने आपके 6 सेमेस्टर के सिलेबस का थ्योरी और प्रैक्टिकल दोनों का विस्तार पूर्वक देखिए अध्ययन किया और मैंने आप लोग को ये सारी चीजें बताई। अब हम लोग इसको एक एक यूनिट का जो है अध्ययन धीरे धीरे एग्जाम से पहले तक कंप्लीट करने का प्रयास करेंगे, जिससे आप लोग को एग्जाम में क्वेश्चन को हल करने में कोई समस्या ना आए। तो आप लोगों ने इतने देर तक मेरे साथ अपने आप को बनाए रखा, इसके लिए आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए थैंक यू।